स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल ASG बिहार बोर्ड में। क्लास 12th का तैयारी कर रहे मेरे तमाम छात्रों, आप सबों के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण 5 अंतर टाइप क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आप लोगों ने ठीक सुना, 5 बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर टाइप क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ये आप लोगों का दूसरा क्लास है। अगर आप लोग पहला क्लास नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले अभी तक जो मेरे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक करें और एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट करें। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अंतर टाइप क्वेश्चन करा है, DNA तथा RNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो DNA एवं RNA में अंतर पूछेगा तो इस तरह से आपको लिख देना है, और एक बगल DNA लिखना है, एक बगल RNA लिखना है, और बीच में एक लाइन फाड़ देना है। इस बगल DNA के बारे में लिख दीजिएगा, इस बगल RNA के बारे में लिख दीजिएगा, फिर आपका अंतर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो DNA देखिए, DNA का पहला नंबर करा है, यह मुख्यतः केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी पाया जाता है, लेकिन RNA जो होता है सिर्फ कोशिका द्रव में पाया जाता है। RNA का दूसरा नंबर का रहा है, इसका आकार दोहरी कुंडलिनी जैसा होता है, यानी कि DNA का आकार दोहरी कुंडलिनी के इस तरह के जैसा होता है, लेकिन RNA का जो आकार होता है यह एक एकहरी कुंडलिनी जैसा होता है। मतलब RNA का जो आकार होता है इस तरह से होता है। RNA का तीसरा नंबर का रहा है, इसमें डीऑक्सी शर्करा होता है और RNA में राइबोस शर्करा होता है। चौथा नंबर का रहा है, इसका आणविक भार बहुत अधिक होता है। DNA का जो आणविक भार होता है बहुत अधिक होता है, और RNA का आणविक भार क्या होता है, बहुत कम होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग DNA और RNA में अंतर समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेक्स्ट अंतर कर रहा है दूसरा नंबर, लेमार्क तथा डार्विनवाद के सिद्धांत में विभेद करें। यानी कि लेमार्क और डार्विनवाद के सिद्धांत का आप लोगों को अंतर बताना है। तो एक बगल लेमार्क और डार्विन के बारे में लिख देना है। लेमार्क में पहला नंबर लिखिएगा, इसमें जीव के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष का समर्थन नहीं करता है, और डार्विन जो होता है इस बात में जीव के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष का समर्थन करता है। और लेमार्क दूसरा नंबर कहता है, सभी उपार्जित गुण अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाती है। लेमार्क का क्या कहना था, सभी उपार्जित जो गुण होते हैं वो वंशागत हो जाते हैं, लेकिन डार्विन का कहना था इसमें सिर्फ लाभकारी विभिन्नताएं ही स्थानांतरित होता है अगले पीढ़ी में। लेमार्क का नेक्स्ट नंबर का रहा है, लेमार्क ने कहा कि बाद के वंशजों के जिराफ की गर्दन लंबी हो गई तथा वे पूर्वज भोजन हेतु पत्तियों तक पहुंचने की चेष्टा करते रहे, जिसमें लंबी गर्दन वाले जिराफ का जन्म हुआ। यानी कि लेमार्क ने एग्जाम्पल किसका लिया था, जिराफ का लिया था। और उन्होंने कहा था कि जब छोटे पेड़ पौधे समाप्त हो गए तो बड़े बड़े सिर्फ पेड़ पौधे बचे थे, तो जिराफ जो है सबसे अधिक उपयोग किसका किया था, अगले पैर और गर्दन का, जिसके कारण उसका जो गर्दन है जिराफ का और अगला पैर वो ज़्यादा लंबा हो गया। और डार्विन तीसरा नंबर का रहा है, डार्विन ने कहा कि स्पर्धा के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवित रहे। यानी प्रकृति के अनुसार जो अपने आप को सर्वाइव कर पाए वही क्या जीवित रह पाया, ये किसका कहना था, सिद्धांत डार्विन का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लेमार्क और डार्विनवाद के सिद्धांत को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलिए समझात अंग और असमझात अंग में अंतर को देख लेते हैं। तो समझात अंग और असमझात अंग में अंतर पूछे तो आपको उसका परिभाषा लिख देना है, फिर आपका वो अंतर कंप्लीट हो जाएगा। तो समझात अंग में कहता है, इन अंगों का समान उत्पत्ति और संरचना होते हैं किंतु एक दूसरे से कार्य में भिन्न हो सकते हैं, जैसे पक्षी और चमगादड़ के पंख, मेढक, घोड़े और मानव के अग्र पाद, ये सभी क्या हो जाएंगे, समझात अंग के उदाहरण हो जाएंगे। असमझात अंग
ये अंग समान कार्य दर्शाते हैं किंतु इनकी उत्पत्ति क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, असमजात अंग बोलते हैं। जैसे कीट, चमगादड़ के पंख और घोड़े के टांग, ये सभी क्या हो जाएगा, असमजात अंग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रामाफिथेकस और ड्रायोफिथेकस में अंतर पूछा है। तो रामाफिथेकस और ड्रायोफिथेकस में अंतर पूछेगा तो आपको फटाफट लिख देना है 3 अंतर, फिर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो रामाफिथेकस में लिखिएगा, यह ज़्यादा मानव को मिलते हैं और यह ज़्यादा एप की तरह है। तो रामाफिथेकस जो होते हैं ये ज़्यादा मानव के जैसे मिलते हैं और ड्रायोफिथेकस जो होते हैं ये ज़्यादा एप की तरह मिलते हैं। यह मानव की तरह चलते थे, जो रामाफिथेकस होते थे ये मानव की तरह चलते थे और ड्रायोफिथेकस जो थे यह गोरिल्ला की तरह चलते थे। और रामाफिथेकस जो थे यह मनुष्य व बंदर का सामान्य पूर्वज थे और ड्रायोफिथेकस जो थे ये मानव और एप का क्या थे, सामान्य पूर्वज थे। तो इस तरह से आप अंतर लिख लीजिएगा और फिर आपका ये अंतर कंप्लीट हो जाएगा रामाफिथेकस और ड्रायोफिथेकस में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 रहा है, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में विभेद करें, यानी आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर। तो आहार श्रृंखला में और आहार जाल में अगर अंतर पूछेगा तो आप लोग इसी तरह से लिख दीजिएगा, आहार श्रृंखला एक जाल नहीं है और आहार जाल जो होता है आहार श्रृंखला का जाल है। और आहार श्रृंखला जो होता है एक दिशात्मक होता है और आहार जाल जो होता है वो बहुदिशात्मक होते हैं। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह शाकाहारी से मांसाहारी में होता है, अर्थात जंतु के पास सिर्फ एक दिशा में भोजन का स्रोत है। लेकिन आहार जाल में जो होता है, आहार जाल में जंतुओं के पास भोजन के लिए कई वैश्विक स्रोत होते हैं, यानी खाने वाले क्या होते हैं, अनेक होते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर। तो आप लोग इनको ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अंतर टाइप का क्वेश्चन बहुत ही पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर टाइप क्वेश्चन था, आप इनको ज़रूर याद कीजिएगा। तो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।